आंध्र प्रदेश का रहने वाला एक लड़का अपने माता पिता से बिछड़ चुका था। वह रोड पर भीख मांगता था और भीख मांग करके अपना गुजारा कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात एक नवदंपत्ति से हो जाती है। वह नवदंपत्ति इस लड़के को लेकर के अपने घर आते हैं और इस लड़के का लालन पालन करने लगते हैं। यह लड़का जब बड़ा होता है तब एक रोज दुबई कमाने के लिए जाता है। जब दुबई जाता है, जिस शेख के यहाँ रहता था, उस शेख की एक खूबसूरत बीवी थी। वह शेख की खूबसूरत बीवी इस लड़के को अपने बाथरूम में बुलाती है। बाथरूम में बुलाने के बाद इस लड़के के साथ जो करती है, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम केशव दत्त होता है। केशव दत्त की पत्नी का नाम सुष्मिता दत्त होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटी होती है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से कविता रखते हैं। बच्ची बड़ी ही खूबसूरत थी। पूरा परिवार बड़ा खुशहाल था। केशव दत्त अपनी एक किराना की दुकान चलाते थे। उसी से जो आमदनी होती थी परिवार का खर्च चलता था। बेटी को पढ़ाते लिखाते थे। परिवार संपन्न था। सभी लोग हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। एक रोज केशव दत्त अपनी पत्नी, अपनी बेटी और स्वयं 4 व्हीलर कार चला करके घूम रहे होते हैं। जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में एक लड़के को देखते हैं। वह लड़का भीख मांग रहा होता है। उसकी उम्र महज करीब करीब 5 वर्ष की थी। लड़का बड़ा ही खूबसूरत था। गाड़ी वहीं रोक देते हैं केशव दत्त। रोकने के बाद उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। वह भिखारी लड़का भीख मांग रहा होता है और अपना नाम बताता है। कहता है कि बाबूजी, मेरा नाम आदित्य है। जब बाबूजी केशव दत्त को कहता है तब केशव दत्त सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं भगवान ने हमें एक बेटी दी है, हमारे पास बेटा नहीं है और यह लड़का भीख मांग रहा है। उनके दिल में दया आ जाती है और उससे उस लड़के से पूछने लगते हैं कि बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तब वह लड़का कहता है कि बाबूजी, मैं अपने माता पिता से बिछड़ चुका हूँ। मेरे माता पिता का कुछ अता पता नहीं। मैं यहीं के एक मेले में आया हुआ था और मैं यहीं बिछड़ गया। मेरे माता पिता पता नहीं कहाँ हैं। शायद मुझे ढूंढ रहे होंगे, उनका कुछ अता पता नहीं है। केशव दत्त जी उस लड़के को अपने साथ लेते हैं, आदित्य को। आदित्य बड़ा ही खूबसूरत लड़का। उस लड़की को अपने साथ लेते हैं। कहते हैं बेटा, तुम मेरे घर चलो, तुम भीख मत मांगो, तुम मेरे घर चलकर रहो। मैं तुम्हारे माता पिता को खोजूंगा, ढूंढूंगा। अगर मिल जाएंगे तो उनके घर पहुंचा दूंगा। अगर नहीं मिलेंगे तो तुम मेरे घर रहना, मेरा बेटा बन करके रहना। ये मेरी बेटी है, इसको तुम अपनी बहन मान ली। वह लड़का केशव दत्त के साथ केशव दत्त के घर आ जाता है। केशव दत्त और उनकी पत्नी उस लड़के का सेवा सत्कार करने लगते हैं और उस लड़के का नाम अपनी बेटी के साथ एक स्कूल में लिखवा देते हैं। वह लड़का आदित्य पढ़ने जाया करता था। पढ़ने में बड़ा ही तेज तर्राक निकलता है। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा होता है। कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज की बात है, केशव दत्त अकेले ही अपनी 4 व्हीलर कार को लेकर के मार्केट में जा रहे होते हैं। तभी कार एक्सीडेंट हो जाता है। केशव दत्त की उस कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। आदित्य और कविता, केशव दत्त की बेटी और उनकी पत्नी सुष्मिता, सभी लोग रो रो करके परेशान हो जाते हैं। किसी तरह से सुष्मिता अपने गांव के लोगों को बुलाती है और अपनी पति की अंत्येष्टि संस्कार करवाती है। फिर इसके बाद अपने दोनों बच्चों का लालन पालन करने लगती है, आदित्य का और कविता का। अब समय नहीं मिल पाता है सुष्मिता को कि उसके माता पिता की खोज कराई जाए। वो परेशान रहती हैं। पति की मौत हो चुकी थी। घर में बैठ जाती हैं और आदित्य के माता पिता को खोजने का प्रयास नहीं करती हैं। अब वह लड़का उन्हीं के घर में रहने लगता है। जब धीरे धीरे इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया तो एक रोज जो कविता थी, सुष्मिता
की बेटी जो थी कविता, उसकी नीयत खराब हो जाती है। एक रोज वो अपने माँ से कहती है कि माँ, आदित्य अगर मेरे घर में रहेगा तो यहाँ की संपत्ति का वारिस बन सकता है। केस लड़ करके, मुकदमा लड़ करके इस संपत्ति में आधे का हिस्सेदार बन जाएगा, जो कि आप लोगों से मैं जन्म हूं, आप लोगों की बेटी वास्तव में मैं हूं, और इस संपत्ति का मालिक मुझे होना चाहिए, इस संपत्ति का वारिस मुझे होना चाहिए। ये आदित्य आप लोगों के संपत्ति का वारिस बन जाएगा, क्यों नहीं इसे यहां से भगा दिया जाए। इस बात को आदित्य बगल में सुन रहा होता है। जब इतनी बात सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए कविता के पास आता है, अपनी उस माँ सुस्मिता के पास आता है और कहता है, सुस्मिता से कहता है और कविता से कहता है, हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि मैं यहाँ के आप लोगों की जमीन जायदाद के लालच में नहीं आया, आप ही लोग हमें यहाँ उठा करके लेकर के आए। बाबूजी तो नहीं रहे, मैंने सोचा कि सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लूंगा, आप लोगों को जीवन पर्यंत कोई तकलीफ नहीं दूंगा। इतनी बात जब कविता सुनती, डांटने लगती, कहती है कि तुम कोई तकलीफ की जरूरत नहीं, मुझे सुख भी तुम्हारा नहीं चाहिए, तुम एक काम करो, यहां से चले जाओ। डांटने लगती है, फटकारने लगती है, लेकिन सुस्मिता कुछ नहीं बोलती है। उसकी बेटी कविता डांट रही थी, सुस्मिता उसकी माँ कुछ नहीं बोलती है। वह लड़का सोचता है, जब माँ के दिल में दया नहीं है तो यह तो बहन लगती है, और वास्तव में यहाँ की जितनी संपत्ति इनकी है, वारिस तो यही है, इसका ही तो सब कुछ है, मेरा है क्या। अब वह लड़का रोते बिलखते उस घर से निकल देता है। घर से निकल करके कुछ दूर जाता है और एक कंपनी ज्वाइन कर लेता है, उस कंपनी में जॉब करने लगता है। कंपनी में अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। वहीं एक किराए का रूम लेता है, रूम ले करके वहीं रहता और उस कंपनी में जॉब करता, पैसा अच्छा खासा कमाने लगा। अपना एक अकाउंट खुलवा लिया, उस अकाउंट में अपना पैसा जमा करता है। सोचता है कोई एक अपना आशियाना बना लूंगा, जमीन ले करके आशियाना बना लूंगा और वहीं रहूंगा, बाद में किसी लड़की से शादी कर लूंगा, यही सोचता है और कमाता है। धीरे धीरे 5 साल का समय बीत जाता है। एक रोज जो सुस्मिता थी, कविता की माँ अर्थात आदित्य की माँ, जो आदित्य को उठा करके लेकर के अपने घर गई थी, उनकी मौत हो जाती है। जब सुस्मिता की मौत हो जाती है, तब कविता अपनी माँ के अंत्येष्टि संस्कार गांव घर के लोगों को बुला करके कराती है। 13वीं संस्कार जो बनता है करवाती है। फिर इसके बाद अकेले ही उस घर में रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन का समय और व्यतीत होता है। एक रोज की बात है, वहीं का एक जमींदार व्यक्ति होता है। इस कविता को बहला फुसला करके इसकी जो खेती बाड़ी थी, जितनी अचल संपत्ति थी, सब कुछ अपने नाम करवा लेता है। केवल घर को छुड़ा करके जितनी खेती बाड़ी थी, जितनी जमीन थी, सब अपने नाम वह जमींदार करवा लेता है, बहला फुसला करके, और कहता है कि मैं यहाँ गांव का जमींदार हूँ, मैं तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। एक पेपर देता है, उसी पर साइन जाली दस्तखत करवा लेता है। जाली दस्तखत के जरिए सारी जमीन जायदाद को अपने नाम करवा लेता है, ले लेता है। यह लड़की समझ नहीं पाती है। बाद में इसको पता चला कि यहाँ की जितनी उसकी जमीन जायदाद थी, सब जमींदार के नाम हो चुकी है। वह जो साइन कर चुकी थी जाली कागज पर। लड़की रोने लगती है, परेशान हो जाती है। धीरे धीरे सारी संपत्ति उसकी तो चली गई। जब तक घर में कुछ पैसे थे, माँ के गहने थे, बेचकर खाई। जब कुछ नहीं रह गए, तब वह लड़की विवश हो जाती है। वह लड़की अब भीख मांगना आरंभ करती है। घूम घूम करके रोड पर, बाजार में लोगों से भीख मांगती और अपना निर्वहन करती थी, अपना पेट पालती थी। समय कुछ और व्यतीत हुआ। एक रोज एक व्यक्ति की मुलाकात आदित्य से हो जाती है। वह व्यक्ति इसी गांव का रहने वाला था जिस गांव की कविता रहने वाली थी। अब वह व्यक्ति आदित्य से सारी बात बताता है कि तुम्हारी जो माँ थी सुस्मिता, उसकी मौत हो चुकी है, और जो तुम्हारी बहन कविता थी वह रोड पर भीख मांगती है। वहीं के एक जमींदार उसकी सारी जमीन जायदाद को अपने नाम करवा लिया, बहला फुसला करके। अब वो लड़की भीख मांग करके गुजारा करती है। जब इतनी बात आदित्य सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। नेक दिल लड़का
वह वहां से चल पड़ा। वहां से आया अपने उस घर, केशव दत्त के घर, कविता के घर आया, देखा तो वह लड़की भीख मांगने के लिए गई है। अब यह आदित्य तुरंत उस लड़की की खोज में निकल देता है। वहां से कुछ दूरी पर जाता है, मार्केट पड़ती है। उसी मार्केट में जब पहुंचता है, देखता है कि वह लड़की कविता भीख मांग रही है। यह लड़का आदित्य सूट बूट में उतरता है। जब सूट बूट में उतरता है तो वह लड़की उसी आदित्य के सामने जाकर के भीख मांगने लगती है। वह पहचान नहीं पाती आदित्य को, कहती है बाबूजी कुछ पैसा दे दो, बड़ी भूख लगी है। यह लड़का कहता है कि बहन मुझे पहचान नहीं रही है, अरे मैं आदित्य हूं, मुझे बाबूजी कहना छोड़, चल तू मेरे साथ घर चल। जब इतनी बात वह लड़की सुनती है, कविता रोने लगती है, अखबार में समेट लेती है आदित्य को। आदित्य भी रोने लगता है, कहता है कि पगली ये सब तेरे साथ क्या हो गया। रो रो करके सारी बात वह लड़की बताती है। फिर आदित्य कहता है चल तू घर चल। वह लड़की कहती है कि नहीं, कैसे मैं आपके साथ घर जाऊं भैया, जो तुम्हें धक्का मार करके बाहर कर दिया, मैंने तुझे धक्का मार करके घर से डांट करके भगा दी, मैं कैसे तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे बड़ी लज्जा आएगी भैया, मैं नहीं चल सकती। वह लड़का बहुत समझाता है, अरे पागल, अपने भाई को कोई भी डांट सकता है, अगर तू मुझे डांटती थी तो क्या हुआ, डांट कर भगा दी तो क्या हुआ, है तो तू मेरी बहन है। जब इतनी बात वह सुनती है, लड़की कविता सीने से लिपट जाती है और खूब रोती है। फिर आदित्य उसको अपने घर लेकर के जाता है, उसी घर जिस घर में कविता रहती थी। फिर इसके बाद आदित्य एक मंजीत नामक लड़के से उस लड़की की शादी बड़े धूमधाम से करता है और वह लड़की मंजीत के घर चली जाती है। जो मंजीत था, मंजीत दुबई में कमा रहा होता है। एक रोज वह कविता कहती है कि जो मेरा भाई है आदित्य, वह कंपनी में जॉब करता है, क्यों ना अपने साथ उसको भी लेकर के जाइए। मंजीत जब इतनी बात सुनता है तब कहता है ठीक है। एक रोज मंजीत आदित्य से फोन पर बात करता है और कहता है कि भैया क्या आप मेरे साथ दुबई चलोगे। जब इतनी बात आदित्य सुनता है, मंजीत जब इतनी बात कहता है मेरे साथ दुबई चलोगे, तब आदित्य कहता है कि जरूर चलूंगा, क्यों नहीं चलूंगा, आप मेरे अब बहनोई हो गए, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। तब मंजीत कुछ पैसा भेजता है, कहता है कि मैं आपको पैसा देता हूं, आप मेरे पैसे से पासपोर्ट बनवाइए और आप चलिए। आदित्य कहता है नहीं मेरे पास पैसे हैं। मंजीत कहता है कि नहीं, मेरे पैसे से आप पासपोर्ट बनवाइए और मैं एक शेख से बात करता हूं, आप चलिए मेरे साथ। वह मंजीत खुद पासपोर्ट आदित्य का बनवाता है और एक शेख से बात करता है। मंजीत शेख से बात करने के बाद वह शेख वीजा भेज देता है मंजीत के पास। मंजीत उस वीजा को आदित्य को दे देता है और मंजीत एक रोज आदित्य को अपने साथ लेकर के दुबई के लिए रवाना हो जाता है। जब दुबई के एयरपोर्ट पर उतरता है, वह शेख वहां आता है एयरपोर्ट पर, इन दोनों को रिसीव करके अपने घर लेकर के जाता है। यह आदित्य उस शेख के घर में काम काज करने लगा, उसके गार्डन में काम करता, रसोइया का काम करता, खाना बनाता, यही सब काम करता और पैसा अच्छा कमाने लगा। और जो मंजीत था वह शेख का पर्सनल ड्राइवर था, उस शेख का ड्राइवर ही करता था और अच्छा पैसा कमाता था। दोनों अच्छा पैसा कमाने लगे। एक रोज की बात है, वह जो शेख था, वह शेख एक दूसरी बीबी से शादी कर लिया। जिस बीबी के साथ रहता था उसको छोड़ दिया और दूसरी बीबी के साथ शादी कर लिया। जिस बीबी के साथ रहता था उसका नाम था रूबिका शेख। उस रूबिका शेख को छोड़ करके जब दूसरी बीबी के साथ शादी कर लिया तो उसी बीबी के साथ एक अलग आशियाना बना करके रहने लगा। और ये जो मंजीत था उस शेख के यहाँ चला जाता है उसकी पर्सनल गाड़ी चलाने के लिए, और ये जो आदित्य था इस मालकिन रूबिका मालकिन के यहाँ रहने लगता है। यहाँ खाना बनाता था, रूबिका को खिलाता था, गार्डन में काम करता था, घर का काम करता था, बस यही सब उसका काम था। दोनों अब अलग अलग हो गए। मंजीत वहां शेख के पास चला गया और जो आदित्य था इस मालकिन के पास रह जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज की बात है, वह मालकिन अपने बाथरूम में नहा रही होती है। जब देखती है बगल से
आदित्य गुजर रहा है, उसकी नजर आदित्य पर पड़ जाती है। आदित्य को देखते ही वह कामुक्त हो जाती है। अब इस आदित्य को वह मालकिन आवाज देती है, आदित्य को अपने बाथरूम में बुलाती है। थोड़ा आदित्य हिचकिचाता है जाने से, लेकिन वह फोर्स करके जब बुलाती है, आदित्य उस बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाता है तब वह मालकिन कहती है, ये थोड़ा साबुन है, इसको मेरे बदन पर मल दो। ये लड़का हैरान हो जाता है, कहता है मालकिन आप नहा रही हैं, आप स्नान कर लीजिए, ये सब मेरा काम नहीं है। वह मालकिन रूबिका जबरदस्ती करने लगती है, बहुत फोर्स करती है। अब यह लड़का उस मालकिन को साबुन लगाने लगता है। फिर इसके बाद वह मालकिन और कामुक्त हो जाती है। अब बाथरूम में ही उस लड़के को अपने अखबार में समेट लेती है। समेटने के बाद आदित्य से कहती है, आदित्य तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। जब से तुम्हें देखी हूँ तब से तुम मेरे दिल में बसे हो। आदित्य कहता है, मालकिन आप मेरी मालकिन हैं, मैं आपके साथ ऐसा हरकत नहीं कर सकता। वह मालकिन नहीं मानती है, उस आदित्य के साथ जबरदस्ती करने लगती है और उस आदित्य के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगती है। वह लड़का लाचार हो जाता है, वह भी धीरे धीरे उस मालकिन के साथ खुल जाता है और उस मालकिन के साथ संबंध बनाने लगता है। फिर अब वह मालकिन हर रोज उस आदित्य के साथ संबंध बनाने लगी। अब खुलेआम भी संबंध बनाती थी, अपने बेड पर भी बुला लेती थी, बाथरूम में बुला लेती, जहां मौका पाती थी, जब मन करता था उसका, तब आदित्य को बुला करके उसके साथ संबंध बनाती। एक रोज रूबिका आदित्य से कहती कि आदित्य तुम मेरे साथ शादी कर लो और तुम हमारे साथ यहीं रहो। जब इतनी बात हुआ आदित्य सुनता है, कहता है मालकिन भले ही मालिक आपको छोड़ दिए हैं, अगर ये जानेंगे कि जो आदित्य हमारा नौकर था वही हमारी मालकिन हमारी बीवी के साथ संबंध बना करके शादी कर लिया, तब तो हमारे ऊपर सामत आ जाएगी, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। तब वह रूबिका कहती है कि मालिक तो मुझे छोड़ गए, अब वो दूसरे बीवी के साथ संलिप्त हैं, दूसरे बीवी के प्यार में पागल हैं और मुझसे तलाक ले चुके हैं। तुम ही मेरा पति बन जाओ और तुम यहीं रहो, यहाँ की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम हो जाएगी, तुम यहाँ का मालिक बन करके रहो। जब इतनी बात वह सुनता है लड़का आदित्य तो हिचकिचाता है, लेकिन वह रूबिका जबरदस्ती उसको फोर्स करती है, कहती है मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। वह लड़का आदित्य कहता है, नहीं आप बेहद खूबसूरत हैं, आपकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे डर मालिक का है। वह रूबिका कहती है कि तुम थोड़ा सा भी मत डरो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, जरा से भी चिंता मत करो। वह रूबिका आदित्य को राजी कर लेती है, वहीं के कोर्ट में आदित्य को लेकर के जाती है, वहां के कोर्ट में शादी कर लेती है। शादी करने के बाद इधर इस बात की जानकारी उस मालिक को चल जाती है, रूबिका का जो पति था। जब उसको पता चल जाता है तो रूबिका को फोन लगाता है और पूछता है, तब रूबिका कहती है हाँ मैंने उससे शादी कर ली। जब आप मुझको छोड़कर चले गए तो मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताती, मैं भी तो एक महिला हूँ, मैं भी तो एक औरत हूँ, मेरी भी तो इच्छा बनती है, मैं क्या करती, मैं शादी कर ली, अब आप अपने काम से काम रखिए, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। वह से एक फोन कट कर देता है। यह रूबिका आदित्य के साथ रहने लगती है, आदित्य वहाँ का मालिक बन जाता है। फिर इसके बाद इस बात की जानकारी उसके जीजा मंजीत को चलती है। मंजीत बहुत समझाने का प्रयत्न करता है, लेकिन वो लड़का कहता है नहीं, जब मैंने रूबिका से शादी कर ली तो मैं यहीं रहूंगा, रूबिका के साथ रहूंगा। वह लड़का आदित्य वहीं की नागरिकता ले लेता है और रूबिका के साथ रहने लगता है और अपना जीवन बिताने लगता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे। एक हैं ब्रोजेंद्रो सिंह जी जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, ये हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी जी हैं जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। श्रवण मौर्य जी हैं जो कि कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं, ये भी हमारे हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन जी हैं जो कि लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। कमलेश यादव जी हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। दिनेश चौबे जी हैं जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं, ये भी हमारी कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।